Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is Puccinia from the outline fungi. आज हमने बेसिडियो माइकोटा की एक और टाइप डिस्कस करनी है जो कि है पक्सीनिया, और ये डिज़ीज़ काज करते हैं रस्ट डिज़ीज़। इससे पहले हमने बेसिडियो माइकोटा में अस्टिलागो टाइप को डिस्कस किया था जो कि प्लांट्स में स्मट डिज़ीज़ को काज करते हैं। तो आज हमने रस्ट डिज़ीज़ को डिस्कस करना है, उसका लाइफ साइकिल हमने देखना है विच इज़ काज्ड बाय पक्सीनिया स्पीशीज़। इसकी सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे। इट बिलोंग्स टू डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़, ऑर्डर यूरिडिनेलीज, फैमिली पक्सीनिएसी एंड जीनस इज पक्सीनिया। पक्सीनिया की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और तमाम स्पीशीज़ इसकी ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, मतलब ये अपने स्पेसिफिक होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और उस होस्ट के अलावा कहीं और से ये न्यूट्रिशन हासिल नहीं कर सकते। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। अब इसकी जो स्पीशीज़ हैं उसमें फिर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनकी टाइप्स हैं जो कि स्पेसिफिक हैं इनके होस्ट के हवाले से। जैसे कि हमने बात की कि ये रस्ट डिज़ीज़ काज करता है, तो ये डिफरेंट प्लांट्स में रस्ट डिज़ीज़ काज करते हैं। जैसे कि वीट में कॉर्न, बार्ले, जौ, राई है, इनमें ये रस्ट डिज़ीज़ काज करता है। तो इनमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं इस पक्सीनिया ग्रामिनस की जो कि डिफरेंट प्लांट्स पे अटैक करती हैं। जैसे कि हम वीट की अगर हम बात करें कि रस्ट ऑफ वीट जो है वो काज करता है पक्सीनिया ग्रामिनस ट्रिटिसाई। ठीक है, ये पक्सीनिया ग्रामिनस स्पीशीज़ की टाइप है पक्सीनिया ग्रामिनस ट्रिटिसाई, क्योंकि वीट का जो बोटेनिकल नेम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है, तो उसी ट्रिटिकम से ट्रिटिसाई लिया गया है। अब पक्सीनिया ग्रामिनस ट्रिटिसाई का हम लाइफ साइकिल जो है वो देखेंगे, और हमने कहा कि ये वीट में डिज़ीज़ काज करता है। कौन सी डिज़ीज़? जिसे हम रस्ट डिज़ीज़ कहते हैं, और स्पेसिफिकली इसको स्टेम रस्ट कहा जाता है या ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। ठीक है, स्टेम रस्ट ऑफ वीट या फिर ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इसे कहा जाता है, क्योंकि इसका जो ज़्यादा इन्फेक्शन है वो स्टेम और लीव्स पे होता है, और रस्टी अपीयरेंस ये देते हैं लीव्स को और स्टेम को। रस्ट जैसे जंग आलूद हो जाता है कलर, तो उस तरह का ये कलर आ जाता है लीव्स पे, जिसकी वजह से इस डिज़ीज़ का नाम रस्ट डिज़ीज़ रखा गया है। और ये जो फंजाई है इसको रस्ट फंजाई भी कहते हैं। अब हमने कहा कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो हम देखेंगे कि वो वीट पे ये अटैक करता है। इसका लाइफ साइकिल दो डिफरेंट होस्ट में कंप्लीट होता है। एक इसका प्राइमरी होस्ट है जो कि वीट है, और दूसरा उसका सेकेंडरी होस्ट है जो कि बारबेरी है। ठीक है, दो प्लांट्स हैं, वीट एंड बारबेरी। बारबेरी इसका सेकेंडरी होस्ट है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का पौधा होता है बारबेरी, जो कि एक वीड है, और ये जहाँ पर ये फसलें होती हैं गंदम की, वहाँ पर ये खुद रॉ सी एक जड़ी बूटी कह लें कि वहाँ पर ये ग्रो कर जाती है बारबेरी। ये इस तरह की अपीयरेंस होती है। वीट के जो लीव्स हैं और स्टेम के ऊपर ये रस्टी अपीयरेंस होती है। इस तरह की ये हम देख रहे हैं कि ये रस्ट कलर के ये पस्ट्यूल्स बन जाते हैं लीव्स के ऊपर भी और स्टेम के ऊपर भी। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये पस्ट्यूल दिखाया गया, इसके अंदर ये बहुत सारे स्पोर्स हैं। ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ स्पोर्स को हम सोरस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड सोरस। यहाँ पर एक सोरस और कई सोराई जो हैं, सोरस की जगह है सोराई, बहुत सारे सोराई मिल के फिर ये पस्ट्यूल सा बना लेते हैं। तो लाइफ साइकिल हमने स्टार्ट करना है पक्सीनिया का। इसमें टोटल जो इसकी स्टेजेस हैं वो हैं 5। ठीक है, और हमने कहा कि इसके दो होस्ट होते हैं, एक वीट है और दूसरा है बारबेरी। कुछ स्टेजेस ये अपने प्राइमरी होस्ट पे कंप्लीट करेगा वीट के ऊपर, और कुछ स्टेजेस ये अपने सेकेंडरी होस्ट बारबेरी प्लांट के ऊपर कंप्लीट करेगा। तो इसका जो फर्स्ट इसकी स्टेज है वो है यूरिडीनियल स्टेज। ठीक है, अब क्योंकि ये यूरिडीनियल स्टेज वीट प्लांट के ऊपर है, तो ये इन्फेक्शन काज करती है ड्यूरिंग मार्च के महीने में। वीट प्लांट के ऊपर कुछ रेडिश ब्राउन कलर के मींस रस्टी कलर के पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। और वो जो पस्ट्यूल्स हैं उनमें हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्पोर्स, कलेक्शन ऑफ स्पोर्स होते हैं, जिसको हम एक ग्रुप ऑफ स्पोर्स को हम एक सोरस कहते हैं, और बहुत सारे उसमें सोराई होते हैं, मींस बहुत सारे वो स्पोर्स के ग्रुप्स की फॉर्म में पस्ट्यूल्स बने नज़र आते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सोराई क्योंकि यूरिडोस्पोर्स की वजह से बनते हैं, इसमें जो स्पोर्स बनते हैं उनको यूरिडोस्पोर्स कहते हैं, तो उस सोराई को यूरिडोसोराई कहेंगे।
ठीक है। अब ये जो यूरिडोसोराई हैं, इनके अंदर हमने कहा बहुत सारे स्पोर्स हैं और वो स्पोर्स कहलाते हैं यूरिडोस्पोर्स। अब एक यूरिडोस्पोर की अगर हम बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर है ग्लोबोज शेप्ड के होते हैं, ये राउंडेड होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं यूरिडोस्पोर्स। और इनकी दो वॉल्स होती हैं, बाहर वाली जो होती है आउटर वॉल एक्साइन कहलाती है और अंदर वाली इंटाइन कहलाती है। इनके बेस पे देखें तो लंबी लंबी स्टाक्स होती हैं इनके नीचे। एक यूरिडोस्पोर के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं और इनमें जर्म पोर इनकी वॉल के ऊपर पाया जाता है। ये आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लीफ के ऊपर और स्टेम के ऊपर इस तरह से ये चेन सी बनती है, ठीक है। पस्ट्यूल्स बनते हैं, बहुत सारे जो सोराई हैं वो मिल के इस तरह से पस्ट्यूल की फॉर्म में नज़र आते हैं और हर सोरस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स यूरिडोस्पोर्स कहलाते हैं और वो जो सोरस है वो यूरिडोसोरस कहलाता है। एक ग्रुप है तो सोरस कहलाएगा, ज़्यादा हैं तो सोराई कहलाते हैं, ठीक है। तो ये यूरिडोसोराई के अंदर बहुत सारे यूरिडोस्पोर्स होते हैं। एक यूरिडोस्पोर को अगर हम देखें तो मैंने कहा कि उसके बाहर दो वॉल्स होती हैं, आउटर वॉल इज़ कॉल्ड एक्साइन एंड इनर वॉल इज़ कॉल्ड इंटाइन, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो है ये बाहर वाली जो वॉल है वो स्मूथ नहीं होती बल्कि उसके ऊपर ऐसे स्पाइंस से छोटे छोटे जैसे कांटे की तरह से स्ट्रक्चर नज़र आता है जिनको इकाइंस कहा गया है। मींस जो एक्साइन है बाहर वाली वॉल वो इकाइनुलेटेड है, स्मूथ नहीं है। और इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड है, यूनिसेलुलर है, एक सेल है, अंदर दो न्यूक्लियस हैं और दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेन से आए हैं। मींस डाइकैरियोटिक हाइफी से ये स्पोर्स बनते हैं जिसकी वजह से इनमें दो मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियाई मौजूद हैं। और बेस पे देखें तो ये स्टार्क है, ठीक है, अंदर फिर ये साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ यूरिडोस्पोर्स जो है ये दिखाया गया कि बहुत सारे दिखाए गए हैं। बेस पे देखें इनकी स्टार्क्स हैं और ऊपर ये ग्लोबोज स्ट्रक्चर है यूरिडोस्पोर का और ये ग्रुप क्या कहलाता है, एक सोरस कहलाता है। बहुत सारे सोराई मिलके फिर पस्ट्यूल्स बनाते हैं। और ये जो यूरिडोस्पोर्स हैं आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, ये नीचे होस्ट सेल्स हैं, ठीक है, होस्ट के ये एपिडर्मल सेल्स हैं। अब यहाँ पर ये जो यूरिडोस्पोर्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ से ये कट ऑफ हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, अलग होके डिस्पर्स हो गए। जब ये यूरिडोस्पोर यहाँ से डिस्पर्स होंगे, एक वीट प्लांट के ऊपर ये मौजूद थे, यहाँ से जब ये डिस्पर्स हो के हवा के ज़रिए, विंड के ज़रिए ये किसी और हेल्दी प्लांट के ऊपर जा गिरेंगे तो उस हेल्दी प्लांट के ऊपर ये फिर जर्मिनेट करेंगे और इस तरह से जर्मिनेट करेंगे कि एक अपनी जर्म ट्यूब बनाएंगे जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जर्म ट्यूब ये बनाएंगे, फिर उस जर्म ट्यूब के ज़रिए उस हेल्दी प्लांट के जो लीव्स हैं उनके ऊपर होते हैं स्टोमेटा, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं ना, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। तो इस जर्म ट्यूब के ज़रिए उस स्टोमेटा से ये अंदर दाखिल होंगे और फिर उनके एपिडर्मल सेल्स में जाएंगे, वहाँ पर ये अपना एप्रिसोरियम बनाएंगे। अंदर जाके ये क्या करेंगे, एक वेजिकल बनाएंगे, एक सैक लाइक एक स्वोलन स्ट्रक्चर बनाएंगे। जर्म ट्यूब जब अंदर जाएगी तो वो एक वेजिकल बनाएगी जिसे एप्रिसोरियम कहते हैं। और फिर ये जो एप्रिसोरियम है ये फिर ग्रो करेगा और ये सेप्टा के ज़रिए कट ऑफ हो जाएगा अपनी जर्म ट्यूब से। हमने ये जर्म ट्यूब की एंड पे ये एप्रिसोरियम बना था, एक स्वेलिंग सी बनी थी और ये एप्रिसोरियम कट ऑफ हो जाएगा, अलग हो जाएगा जर्म ट्यूब से। अलग हो जाने के बाद ये एप्रिसोरियम क्या करेगा, ये एक फाइन ट्यूब बनाएगा, बारीक सी एक ट्यूब बनाएगा और ये ट्यूब जो है ये फिर एक वेजिकल बनाएगी उस लीफ के स्टोमेटल चैम्बर में और उस वेजिकल से बहुत सारी सेप्टेट हाइफी जो हैं अराइज होंगी और वो जो सेप्टेट हाइफी हैं वो लीफ की हर डायरेक्शन में फैलना शुरू कर देंगी और उनके जो हाइफी ये बनेंगे सेप्टेट हाइफी, उनके हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस होंगे क्योंकि ये जर्मिनेट कर रहे हैं यूरिडोस्पोर से। तो यूरिडोस्पोर के सेल में स्पोर के अंदर हमने कहा था दो न्यूक्लियस होते हैं और उससे फिर जर्म ट्यूब बनी थी। तो जर्म ट्यूब में भी आप देखें, जर्म ट्यूब के भी सेल्स में दो दो न्यूक्लियस हैं और यही जर्म ट्यूब अपने एंड पे हमने कहा कि टिप पे जो है एक वो एप्रिसोरियम बनाएगी, स्वोलन स्ट्रक्चर। वो एप्रिसोरियम जो है वो कट ऑफ होके इस जर्म ट्यूब से अलग हो जाएगा तो उस एप्रिसोरियम के अंदर भी दो न्यूक्लियस होंगे और फिर उस एप्रिसोरियम से जब बहुत सारी हाइफी बनेंगी और सेप्टेट हाइफी होंगी तो हर एक हाइफी के सेल में भी दो दो न्यूक्लियस होंगे और उसके बाद ये जो हाइफी हैं ये सेल्स में से
होस्ट के जो सेल्स हैं उनमें से अपने लिए न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेंगे। न्यूट्रिशन कैसे ये अब्जॉर्ब करेंगे कि ये बनाएंगे हॉस्टोरिया, ठीक है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं हॉस्टोरिया, ये जैसे फैल जाती हैं सारी हाइफी, तो ये होस्ट के लीफ के सेल्स हैं वीट प्लांट के, तो ये इसके अंदर नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना के अंदर दाखिल होंगे ये हॉस्टोरिया के ज़रिए, और ये हॉस्टोरिया क्या करेंगे, इन सेल्स में से फूड को एब्जॉर्ब करके अपने हाइफी को देंगे। These hyphae produce new crop of dikaryotic uridospores under the epidermis of leaf. अब उन हाइफी को खुराक सारी मिल रही है, होस्ट टिश्यू से मिल रही है, तो ये हाइफी क्या करेंगे, ये ग्रो करके मज़ीद और यूरिडोस्पोर्स बनाएंगे। नए प्लांट के ऊपर, हेल्दी प्लांट के ऊपर आ गए थे ना ये, तो वहाँ पर जर्मिनेट करके उनके ऊपर भी इसी तरह से यूरिडोस्पोर्स बनाएंगे, उनके यूरिडोसोरस बनेंगे, पस्ट्यूल्स अपीयरेंस हो जाएगी। फिर उन यूरिडोस्पोर्स, वो जो यूरिडोस्पोर्स हैं वो मैच्योर होंगे, तो वो फिर डिस्पर्स होंगे, वहाँ से अलग होके विंड के ज़रिए किसी और हेल्दी प्लांट के ऊपर जा गिरेंगे, वहाँ फिर इसी तरह से इन्फेक्शन काज करेंगे। मीन्स ये जो साइकिल है ये इस तरह से रिपीटेडली होता रहेगा, और ये यूरिडोस्पोर्स जो हैं, एक प्लांट के ऊपर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से वो यूरिडोस्पोर्स फैलते जाएंगे और इर्द गिर्द मौजूद जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनको ये इन्फेक्टेड करते जाएंगे। ये तो फर्स्ट स्टेज थी जिसमें यूरिडोस्पोर्स बने। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है टीलियल स्टेज। टीलियल स्टेज में कुछ और तरह के स्पोर्स बनेंगे, और ये स्टेज यूरिडोस्पोर्स से ही ये स्टेज आएगी आगे। यूरिडोस्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे और कुछ और तरह के उनके जो हाइफी हैं कुछ और तरह के स्पोर्स बनाएंगे जिनको टिल्यूटोस्पोर्स कहा जाता है। जो फर्स्ट स्टेज है यूरिडीनल स्टेज जिसमें यूरिडोस्पोर्स बनते हैं वो मार्च में होते हैं। मार्च में उस तरह के स्पोर्स बनते रहते हैं और वो हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट करते रहते हैं। अप्रैल और मई में क्या होता है कि कुछ और तरह के स्पोर्स वो बनाते हैं जिनको टिल्यूटोस्पोर्स कहा जाता है, ठीक है। और ये टिल्यूटोस्पोर्स का जो ग्रुप है, जो सोरस है, वो कहलाता है टिल्यूटोसोरस। ज़्यादा हैं तो टिल्यूटोसोराई, ठीक है। तो ये टिल्यूटोस्पोर्स जो है, हमने कहा कि ये अप्रैल और मई के सीज़न में के मंथ्स में ये अपेयर होते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं इनका कलर डार्क रेड या रस्टी कलर के ये होते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं इनकी शेप ओवल होती है, ओवल शेप्ड होते हैं विद टेपरिंग एंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लीफ के ऊपर ये इस तरह से पस्ट्यूल्स बनाते हैं, और ये टिल्यूटो सोराई बनाते हैं, इनके अंदर टिल्यूटोस्पोर्स होंगे। ये एक टिल्यूटोस्पोर को आप देख सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, नीचे स्टाक है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो ये बहुत सारे टिल्यूटोस्पोर्स दिखाए गए, मतलब ये टिल्यूटोसोरस है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, नीचे इनकी स्टाक है और ऊपर क्या है, टिल्यूटोस्पोर है। एक टिल्यूटोस्पोर में आप देखें उसके अंदर 2 सेल्स हैं, ठीक है। ये एक ही स्पोर है, इसके अंदर 2 सेल्स हैं, और इसके बीच में आप देखें कि मिडल में कंस्ट्रिक्शन है थोड़ी सी अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मिडल वॉल जो है इनकी जो बाहर वाली वॉल है वो मिडल में सेंटर में कंस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 सेल्स हैं इनके, टेपरिंग इनकी एंड्स हैं, ओवल शेप्ड हैं ये, और हर टिल्यूटोस्पोर में 2 न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि ये स्टेज जो है ये यूरिडोस्पोर्स से आई है। उनसे ये यूरिडोस्पोर्स के जो हाइफी थे वो बाइन्यूक्लिएटेड थे, हर एक सेल में 2-2 न्यूक्लियस थे, तो उन्हीं से ये स्पोर्स बनते हैं। तो इनके भी सेल्स में 2-2 न्यूक्लियस होंगे और जर्म पोर इनके ऊपर होगा, और ये स्पोर्स जो हैं ये जब इस तरह से ये मैच्योर हो जाएंगे तो यहाँ से ये अलग होके ये डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स होके ये जो स्पोर्स हैं ये चले जाएंगे सॉइल में। क्यों? क्योंकि अप्रैल और मई के मंथ्स में वीट क्रॉप जो है वो राइप हो जाती है, पक जाती है, और उसकी हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। जब वीट क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो उनके जो रिमेन्स होते हैं वो कुछ गिर जाते हैं उधर ही ज़मीन में, तो सॉइल में जो इनके स्पोर्स हैं वो चले जाते हैं। मींस जो टिल्यूटोस्पोर्स हैं वो सॉइल में चले जाएंगे और वहीं पर वो डोरमेंट होके रह जाएंगे, इनएक्टिव फॉर्म में वहाँ पर मौजूद रहेंगे सॉइल में। आगे का जो हॉट सीज़न है, मतलब जून जुलाई अगस्त, सारा ये गर्मियों का जो सीज़न है वो गुजारेंगे, विंटर सीज़न ये गुजारते हैं, और नेक्स्ट सीज़न में मतलब स्प्रिंग सीज़न में जाके ये फिर जर्मिनेट होते हैं। ये आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा इसका। इसमें हमने कहा कि ये जो टिल्यूटोस्पोर है ये एक स्पोर है, इसके अंदर 2 सेल्स हैं, हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। पहले 2 न्यूक्लियस होते हैं, बाद में उसके अंदर 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, डिप्लाइड हो जाते हैं। इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियस थे पहले, फिर ये फ्यूज़ होकर 2 एंड डिप्लाइड हो गए, ठीक है। इनिशियली 2-2 न्यूक्लियस होते हैं, बाद में ये फ्यूज़ होकर डिप्लाइड हो जाते हैं, और यहाँ पर ये टिल्यूटोसोरस दिखाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे टिल्यूटोस्पोर्स हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है बेसीडियल स्टेज।
अब हमने कहा कि टिल्यूटोस्पोर्स जो थे वो सॉइल में चले गए। अब बेसिडियल स्टेज में क्या होगा कि ये जो टिल्यूटोस्पोर्स हैं, हमने कहा नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में, बहार में, फिर ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करके ये जर्म ट्यूब बनाएंगे। उस जर्म ट्यूब को कहेंगे प्रोमाइसीलियम या फिर एपीबेसिडियम। ठीक है, इसके अंदर के जो दो न्यूक्लियस हैं हमने कहा वो फ्यूज़ करेंगे। दोनों सेल्स में हमने कहा था कि दो दो न्यूक्लियस होंगे, इसमें भी दो न्यूक्लियस, इसमें भी दो न्यूक्लियस। बाद में ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं, इसके दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे, इसके दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे। अब इसके दोनों सेल्स, इस टिल्यूटोस्पोर के दोनों सेल्स जो हैं ये जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बनाएंगे। ये भी जर्म ट्यूब बना रहा है, ये वाला सेल भी जर्म ट्यूब बनाएगा। इस जर्म ट्यूब को प्रोमाइसीलियम या फिर एपीबेसिडियम कहेंगे। अब इनके अंदर इधर भी डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इधर भी डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। फिर इन दोनों के न्यूक्लियस जो हैं इनमें होगी मियोसिस। मियोसिस से क्या होगा, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब फिर ये जो प्रोमाइसीलियम बना है इसमें फिर ये सेप्टा के ज़रिए ये 4 सेल्स बनाएगा। ठीक है, और 4 हमने कहा हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो बने हैं वो इन चारों सेल्स में एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा। प्रोबेसिडियम के हर एक सेल में एक न्यूक्लियस चला जाएगा, एपीबेसिडियम के सेल में या प्रोमाइसीलियम के सेल में। उसके बाद क्या होगा कि जब एक एक न्यूक्लियस इनमें चला गया है तो इनके ऊपर बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स किस तरह से बनेंगे कि ये हर एक जो सेल है उसके ऊपर एक छोटी सी स्टाक पहले बनेगी जिसे स्टिग्मेटा कहते हैं, और उसके ऊपर फिर स्पोर बनेगा जिसे कहेंगे बेसिडियोस्पोर। और ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं दे आर डिस्पर्स बाय विंड, ये विंड से फिर डिस्पर्स होंगे और फिर ये चले जाएंगे अपने सेकेंडरी होस्ट के ऊपर जो कि है बारबेरी प्लांट। पहली दो स्टेजेस जो हमने पढ़ी हैं, यूरिडिनल स्टेज और टीलियल स्टेज, वो दोनों स्टेजेस होती हैं वीट प्लांट के ऊपर। वीट प्लांट जो है वो पक्सीनिया का या रस्ट डिजीज़ का प्राइमरी होस्ट है। उसके बाद ये जो थर्ड स्टेज हम पढ़ रहे हैं बेसिडियल स्टेज, ये कहाँ पर हो रही है, ये सॉइल में हो रही है। टिल्यूटोस्पोर्स जो हैं ये सॉइल में मौजूद थे, वहीं पर उन्होंने जर्मिनेट करके प्रोमाइसीलियम बनाया। उसके ऊपर उनके अंदर न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए, फिर उनके बाद डिप्लॉइड न्यूक्लियस की मियोसिस हुई। प्रोबेसिडियम या प्रोमाइसीलियम एपीबेसिडियम के हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस चला गया और हर एक सेल ने एक बेसिडियोस्पोर बना लिया। ये सारा कुछ सॉइल में हो रहा है, तो ये बेसिडियल स्टेज जो है ये सॉइल में होगी। उसके ऊपर हमने कहा एपीबेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बन गए। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये डिस्पर्स होंगे बाय विंड। देखें ये दो दो न्यूक्लियस थे टिल्यूटोस्पोर में, डिप्लॉइड हो गए। ठीक है, डिप्लॉइड होने के बाद फिर ये जर्मिनेट करके इन्होंने एपीबेसिडियम इस तरह से बना लिया, उसके अंदर 4 सेल बने और ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस करेगा यहाँ, और इसमें हैप्लॉइड 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियस चला गया। दो मुख्तलिफ तरह के ये न्यूक्लियस होंगे, पॉजिटिव, दो को पॉजिटिव टाइप दिखाया गया, दो को नेगेटिव टाइप दिखाया गया। फिर क्या होगा कि इनके ऊपर हमने कहा कि एक छोटी सी स्टाक बनेगी जिसे कहते हैं स्टिग्मेटा, और उसके ऊपर बनता है बेसिडियोस्पोर। तो 4 सेल्स हैं तो इनके ऊपर 4 जो हैं बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, और ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं ये विंड के ज़रिए डिस्पर्स होंगे और फिर ये चले जाएंगे सेकेंडरी होस्ट के ऊपर जो कि है बारबेरी प्लांट। हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स इनफैक्ट द सेकेंडरी होस्ट दैट इज़ बारबेरी प्लांट, या इसको साइंटिफिकली बारबेरस वुल्गेरिस कहा जाता है। अब बेसिडियोस्पोर्स जो हैं बारबेरी लीव्स के ऊपर आ गए, वहाँ पर ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट कर किस तरह करेंगे कि ये एक पहले स्मॉल जर्म ट्यूब बनाएंगे। ठीक है, और वो जो स्मॉल जर्म ट्यूब बनाएंगे उस जर्म ट्यूब के ज़रिए ये उन बारबेरी प्लांट के जो लीव्स हैं उनमें दाखिल होंगे। लीव्स के ऊपर एक छोटी सी एक बारीक सी झिल्ली सी होती है, उस बारीक झिल्ली को क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो जर्म ट्यूब है उनके लीव्स के ऊपर जो क्यूटिकल है वहाँ से पहले अंदर पेनिट्रेट होंगे ये जर्म ट्यूब, फिर उसके जो एपिडर्मल सेल्स हैं, लीफ के एपिडर्मल सेल्स में वो जर्म ट्यूब चली जाएगी। लीफ की ऊपर वाली सरफेस के साथ भी जो बाहर के सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स, अपर एपिडर्मल सेल्स कहलाते हैं। लीफ की जो नीचे वाली सरफेस होती है, लोअर सरफेस होती है, उसके साथ जो बाहर वाले सेल्स होते हैं वो लोअर एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस पे भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं, नीचे वाली सरफेस के भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं, और दरमियान में मीजोफिल सेल्स होते हैं। तो ये जो अपर एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें ये जर्म ट्यूब्स चली जाएंगी। ये जर्म ट्यूब्स वहाँ जाके 4 to 6 सेल्स प्रोड्यूस करेंगी। हर एक सेल जो है फिर हाइफी बनाएगा, मोनोकैरियोटिक हाइफी, क्योंकि ये हैप्लाइड थे। बेसिडियोस्पोर्स हमने कहा था हैप्लाइड थे, एक न्यूक्लियस था इनके अंदर और वो भी हैप्लाइड न्यूक्लियस। तो इनसे बनने वाले जो हाइफी हैं वो भी एक एक सेल उनके एक हाइफी के सेल्स में एक एक न्यूक्लियस होगा, इसलिए इनको मोनोकैरियोटिक हाइफी कहा जा रहा है। तो वो जो 4 सेल्स बनाए थे, 4 to 6 सेल्स जर्म ट्यूब ने, हर एक सेल जो है वो मोनोकैरियोटिक हाइफी बनाएगा और ये तमाम डायरेक्शन में ग्रो करते जाएंगे बारबेरी के लीव्स में।
और फिर ये उन लीव्स के मीज़ोफिल सेल्स में चले जाएंगे और फिर क्या होगा कि उनके जो मीज़ोफिल सेल्स हैं उनके अंदर ये दाखिल होंगे बाय हॉस्टोरिया। ये एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे हॉस्टोरिया, उसके ज़रिए ये सेल के अंदर का जो न्यूट्रिएंट है उसको ये एब्जॉर्ब करेंगे और फिर ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के साथ साथ फिर ये जो मोनोकैरियोटिक हाइफी हैं ये अपर एपिडर्मिस पे कुछ नॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे गिरा सी लगा लेते हैं, नॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कहते हैं पिक्नीडियम या स्पर्मेटेंजियम। एक स्ट्रक्चर है तो पिक्नीडियम या स्पर्मेटेंजियम कहलाएगा, ज़्यादा हैं तो उसको पिक्नीडिया कहा जाता है या फिर पिक्नीडिया को स्पर्मेटेंजिया भी कहते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस तरह का ये एपिडर्मिस के ऊपर इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, नॉट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं, पिक्नीडियम कहेंगे या फिर स्पर्मेटेंजियम कहेंगे। अब ये जो पिक्नीडियल स्टेज है ये हमने कहा कि ये बारबेरी लीफ के ऊपर ये हो रहा है। अब इस पिक्नीडियम के ऊपर जो है ये ओपनिंग है, ठीक है, नीचे ये सारे इसके हाइफी हैं और ऊपर से ये ओपन है। ये जो इसकी ओपनिंग है ये कहलाती है ऑस्टियोल, ठीक है। और फिर इसमें स्पर्मेटेंजियम के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक इसमें बनेंगे पिक्नीडियोस्पोर्स, दूसरा इसमें बनेंगे रिसेप्टिव हाइफी। पिक्नीडियोस्पोर्स कैसे बनेंगे कि इसके अंदर जो हाइफी हैं हेप्लाइड, ये जो हाइफी हैं वो बनाएंगे हेप्लाइड पिक्नीडियोस्पोर्स, और या जिनको स्पर्मेटिया भी कहा जाता है, और ये स्पर्मेटिया ऑस्टियोल से बाहर आके डिस्पर्स हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हाइफी हैं ये इस तरह से ये ग्रो कर रहे हैं। ये लीफ की एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, नीचे मीजोफिल सेल्स हैं, इनमें हाइफी ग्रो करके इधर ऊपर एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इधर ये हाइफी इसके बन रहे हैं। ये जो हाइफी हैं इनके ऊपर ये बनाएंगे छोटे छोटे स्पोर्स जिनको कहते हैं पिक्नीडियोस्पोर या पिक्नियोस्पोर्स या स्पर्मेटिया, ठीक है। एक है तो स्पर्मेटियम, ज़्यादा है तो स्पर्मेटिया या पिक्नियोस्पोर्स। तो ये जो पिक्नियोस्पोर या पिक्नीडियोस्पोर हैं ये जो है यहाँ से डिस्पर्स होंगे बाय विंड, और ये स्पर्मेटियम जो है ये इस ऑस्टियोल ओपनिंग से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें बनेंगी रिसेप्टिव हाइफी। रिसेप्टिव हाइफी किस तरह से बनती हैं कि ये कुछ हाइफी तो पिक्नीडियोस्पोर्स बना रही है ना, बाकी कुछ हाइफी ऐसी होती हैं जो कि स्टीराइल होती हैं, जो कि पिक्नीडियोस्पोर्स नहीं बनाती, उन्हें कहते हैं पैराफाइसिस। अब ये जो पैराफाइसिस के हाइफी हैं ये बनाते हैं रिसेप्टिव हाइफी, ठीक है, ये बना रहे हैं रिसेप्टिव हाइफी। रिसेप्टिव हाइफी क्या करती हैं कि ये जो स्पर्मेटियम यहाँ से इमर्ज हुआ है, या जो यहाँ से ओपनिंग से ये बाहर आए हैं स्पर्मेटियम, ये अब लीफ के ऊपर बहुत सारे इस तरह से पिक्नीडियोस्पोर्स के ये जो पिक्नीडिया हैं ये बने हुए होंगे, और ये जो स्पर्मेटियम बाहर आएगा वो किसी और उसके जो पिक्नीडिया के जो रिसेप्टिव हाइफी होंगे उसके साथ जाके फ्यूज़ करेगा। मींस ये रिसेप्टिव हाइफी के साथ आप देख रहे हैं ना कि स्पर्मेटियम फ्यूज़ कर रहा है, तो ये स्पर्मेटियम और रिसेप्टिव हाइफी जो हैं ये आपस में फ्यूज़ होंगे। स्पर्मेटियम का जो न्यूक्लियस है वो इस रिसेप्टिव हाइफी में चला जाएगा। अब रिसेप्टिव हाइफी के हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है। स्पर्मेटियम का न्यूक्लियस अंदर चला गया तो वो अंदर जाके अपने जैसे बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाएगा, और हर एक सेल में फिर पहले एक एक न्यूक्लियस था तो स्पर्मेटियम के अभी न्यूक्लियस भी इसमें आ गए, एक आया उसने अपने जैसे बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाए, तो हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस जो है वो आ जाएंगे। और ये जो स्टेज है पिक्नीडियल स्टेज, ये बारबेरी लीफ के ऊपर हो रही है। और उसके बाद आती है एसीएल स्टेज, ये स्टेज भी बारबेरी लीफ के ऊपर होगी। अब ये जो स्पर्मेटियम है हमने कहा कि ये इन्होंने रिसेप्टिव हाइफी के साथ इन्होंने मिलके अपना न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ये डिलीवर कर देंगे, और फिर उसके अंदर न्यूक्लियस इनका डिवाइड होगा और फिर ये उसके सेल्स को डाइकैरियोटिक कर देंगे। रिसेप्टिव हाइफी का हर एक सेल में दो जो न्यूक्लियस होंगे डाइकैरियोटिक वो हो जाएंगे। अब वो जो डाइकैरियोटिक सेल हैं रिसेप्टिव हाइफी के, वो क्या करेंगे, दे फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स बिलो द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। वो पिक्नीडिया तो बने थे अपर एपिडर्मिस के साथ, अब ये जो डाइकैरियोटिक सेल हैं ये उसकी लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ तक ये चले जाएंगे और वहाँ जाकर ये डिवाइड होंगे, डिवाइड होके ये चेन ऑफ सेल्स बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देती हूँ डायग्राम में, ये बारबेरी लीफ है, इसके ऊपर इसकी अपर एपिडर्मिस भी है, लोअर एपिडर्मिस भी है। अपर एपिडर्मिस पे क्या है, ये यहाँ पर आप देखें कि ये अपर एपिडर्मिस दिखाई गई है, ठीक है, और ये जो है नीचे वाली ये लोअर एपिडर्मिस है। बीच में जो सेल्स हैं ये मीजोफिल सेल्स हैं। तो अपर एपिडर्मिस के साथ हमने कहा पिक्नीडियम बना था, उसके अंदर स्पर्मेटियम बने थे, स्पर्मेटियम बाहर आए थे, रिसेप्टिव हाइफी से मिले थे, उसके अंदर अपना न्यूक्लियस डिलीवर किया था, उसके सेल्स को डाइकैरियोटिक कर दिया। डाइकैरियोटिक सेल जो है वो ग्रो करके ये क्या नीचे चले जाएंगे, फैल जाएंगे हर डायरेक्शन में, और ये लोअर एपिडर्मिस में चले गए, वहाँ पर जाके ये क्या करेंगे, चेन ऑफ सेल्स बनाएंगे, ठीक है। और वो जो चेन ऑफ सेल्स हैं उनका हर चेन में बहुत सारे सेल्स बने हैं, तो हर एक सेल जो है
वो डिवाइड होगा और हर एक सेल डिवाइड होके एक लार्जर सेल बनाएगा, एक स्मॉलर सेल बनाएगा। लार्जर सेल कहलाएगा एईसियोस्पोर और स्मॉलर सेल कहलाएगा डिसजंक्टर सेल। ठीक है, लार्जर सेल जो ईसियोस्पोर, हमने कहा कि ये स्पोर जो है ये बाई न्यूक्लिएटेड होंगे, क्योंकि हमने कहा कि ये डाइकैरियोटिक हाइफी से ये बन रहे हैं। वो हाइफी जिसके हर एक सेल में 2-2 न्यूक्लियस हैं, तो उनसे बनने वाले स्पोर्स जो हैं वो भी बाई न्यूक्लिएटेड होंगे। तो लार्जर सेल एईसियोस्पोर और बीच में एक छोटा सेल डिसजंक्टर सेल, इस तरह से बनेंगी ये चेन कि हमने कहा कि पहले एक चेन बनती है सेल्स की, फिर हर एक सेल डिवाइड होता है, एक बड़ा सेल बनाता है एईसियोस्पोर और एक छोटा सेल बनाता है डिसजंक्टर सेल, फिर एक एईसियोस्पोर, फिर डिसजंक्टर सेल, फिर एईसियोस्पोर, फिर डिसजंक्टर सेल। इस तरह से सीरीज में एक स्मॉलर एक लार्जर सेल बन जाता है। फिर क्या होता है कि बीच में जो डिसजंक्टर सेल्स थे वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से एईसियोस्पोर्स या जिनको एसिडियोस्पोर भी कहा जाता है वो सेपरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और कुछ हाइफी जो हैं वो इस तरह से इसकी बाहर वाली आउटर कवरिंग सी बना लेते हैं। इनके बाहर कुछ हाइफी जो हैं ये इस तरह से इनको एनक्लोज कर देते हैं, और ये हाइफी जो हैं ये आउटर कवरिंग वाले ये बनाते हैं आउटर कवरिंग, जिसको कहते हैं पेरिडियम। ठीक है, और ये पेरिडियम जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को एनक्लोज कर देती है। अंदर जब एसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं तो पिक्नीडियम की ये वाली जो सरफेस है, अपर सरफेस, ये बर्स्ट होती है, तो ये ये जो ईसियोस्पोर्स हैं ये बाहर आ जाते हैं। फिर ये जब ये बर्स्ट हो जाती है बाहर वाली पेरिडियम की वॉल, तो ये स्ट्रक्चर आप देखें इस तरह से कप शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से इनको एसिडियम कप कहा जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे एसिडियोस्पोर्स हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एसिडियल कप्स दिखाए गए हैं लीफ के ऊपर। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लीफ की लोअर एपिडर्मिस पे एसिडियल कप्स हैं। अपर ये बारबेरी लीफ की अपर सरफेस पे पिक्नीडियल स्टेज होती है जिसमें पिक्नियोस्पोर्स बनते हैं, और लोअर सरफेस पे एईसियल स्टेज होती है जिसमें एसिडियोस्पोर्स बनते हैं। अब ये जो एसिडियम या कप लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो एसियोस्पोर्स हैं वो डिस्पर्स होंगे विंड के ज़रिए, और ये विंड के ज़रिए डिस्पर्स हो जाने के बाद ये आगे अटैक किस पे करेंगे, ये वीट प्लांट के ऊपर करेंगे। और वीट प्लांट को ये इन्फेक्ट जब करेंगे तो फिर उसमें अपने हाइफी बनाएंगे, और वो हाइफी फिर बनाएंगे एसियोस्पोर के हाइफी जो हैं वो बनाएंगे यूरिडोस्पोर्स। यूरिडोस्पोर्स जो हैं वही जो फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ी है वीट प्लांट की, अगेन फिर ये लाइफ साइकिल जो है स्टार्ट करेंगे और उसकी फर्स्ट स्टेज को ये स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से जब ये वीट प्लांट में दाखिल होंगे एसियोस्पोर, उनके स्टोमेटा से दाखिल होंगे, स्टोमेटा के अंदर जाके ये एक स्वोलन स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे एप्रिसोरियम कहते हैं, और फिर वो एप्रिसोरियम जो है वो अपने हाइफी बनाएगा, और उसके जो हाइफी होंगे उससे बनेंगे जो फर्स्ट स्पोर हैं यूरिडोस्पोर। तो 5 स्टेजेस हमने इसमें देखी हैं रस्ट ऑफ वीट में। फर्स्ट इसमें हमने कहा यूरिडिनल स्टेज है, फिर टीलियल स्टेज है, बेसिडियल स्टेज है, फिर पिक्नीडियल स्टेज है, और एईसियल स्टेज है। पहली जो 2 स्टेजेस हैं वो होती हैं वीट के ऊपर, बेसिडियल स्टेज होती है सॉइल के ऊपर, और लास्ट वाली जो 2 स्टेजेस हैं वो होती हैं बारबेरी प्लांट के ऊपर। तो प्राइमरी होस्ट इसका वीट है और सेकेंडरी होस्ट इसका बारबेरी प्लांट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ साइकिल दिखाया गया है कि ये जो यूरिडोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके किसी और हेल्दी प्लांट के ऊपर जब ये जाते हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं, उसके अंदर दाखिल होते हैं, हाइफी बनाते हैं, फिर ये क्या करते हैं कि ये फिर टिल्यूटोस्पोर्स बनाते हैं। टिल्यूटोस्पोर्स इस तरह से 2 सेल्स वाला स्ट्रक्चर रखते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस 2-2 न्यूक्लियस होते हैं, फिर ये आपस में फर्टिलाइज करके डिप्लाइड हो जाते हैं। फिर डिप्लाइड न्यूक्लियस जो है इनके अंदर उनमें होती है म्योसिस से वो फिर हैप्लाइड 4 न्यूक्लियाई बनाते हैं। हर एक सेल इनका ये एपीबेसिडियम बनाता है, और उसके अंदर एपीबेसिडियम के 4 सेल्स बन जाते हैं, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस चला जाता है, और फिर ये बनाते हैं हर एक सेल के ऊपर बनते हैं बेसिडियोस्पोर। अब ये जो बेसिडियोस्पोर हैं ये फिर क्या करते हैं, ये फिर बारबेरी लीफ के ऊपर जाके इन्फेक्शन काज करते हैं, उनमें दाखिल होते हैं स्टोमेटा के ज़रिए बारबेरी प्लांट की अपर एपिडर्मिस पे, ये फिर ग्रो करते हैं और फिर ये बना लेते हैं अपर एपिडर्मिस के साथ पिक्नीडियम के अंदर पिक्नियोस्पोर्स या स्पर्मेटिया बनते हैं, वो रिसेप्टिव हाइफी के साथ मिलके फिर उसकी लोअर सरफेस पे वो क्या बना लेते हैं, वो एसिडियल कप बनाते हैं। एसिडियल कप के अंदर बहुत सारे एसिडियोस्पोर्स बनते हैं चेन में। ये एसिडियोस्पोर्स जब ये पेरिडियम इनकी बर्स्ट होती है तो एसिडियोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं, और फिर ये आके फिर वीट प्लांट के जो स्टोमेटा हैं वहाँ से ये दाखिल होकर उसके अंदर चले जाते हैं, और उसके हाइफी फिर ये यूरिडोस्पोर बनाते हैं।
तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है इसमें चलता है। इसकी ये जो स्टेजेस हैं जिसमें हम ये बात करते हैं कि एसिडियोस्पोर्स हैं जो इसके, हमने कहा ये बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, यूरिडोस्पोर्स भी बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और टिल्यूटोस्पोर्स जो हैं इनके अंदर भी पहले यंग जो टिल्यूटोस्पोर्स हैं इनके अंदर पहले दो दो न्यूक्लियस होते हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं ये इसकी डाइकैरियोफेज हैं कि हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस हैं। डाई मीन्स टू, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो डाइकैरियोफेज है ये। उसके बाद इसके दो दो न्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूज़ होकर डिप्लाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये सेल जो है ये भी डिप्लाइड है, ये भी डिप्लाइड है, तो ये डिप्लोफेज है ये वाली स्टेज जो मैच्योर टिल्यूटोस्पोर्स हैं। और ये स्टेजेस जो हैं यूरिडोस्पोर और टिल्यूटोस्पोर ये किस पे बनते हैं, ये वीट प्लांट के ऊपर हैं। टिल्यूटोस्पोर फिर ये सॉइल में चले जाते हैं और सॉइल में ये बना देते हैं बेसिडियोस्पोर। तो ये बेसिडियोस्पोर जो हैं ये सॉइल में बनते हैं, फिर ये जाके इन्फेक्शन काज करते हैं बारबेरी प्लांट के ऊपर। फिर बारबेरी के ऊपर ये स्पर्मेटियम या पिक्निडियोस्पोर्स बनते हैं, एसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो ये आखिरी दो स्टेजेस जो हैं ये बारबेरी प्लांट के ऊपर होती हैं। इस तरह से ये अपनी 5 स्टेजेस जो हैं कंप्लीट करते हैं। और ये जो बारबेरी है ये प्लांट जो है ये सेकेंडरी होस्ट है इसके लाइफ साइकिल में। अगर ये प्लांट रिमूव कर दिया जाए उन क्रॉप फील्ड्स में जहाँ पर आप गंदम लगाते हैं, उधर अगर बारबेरी प्लांट्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो उनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये जो रस्ट फंजाई है पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिस है ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगी। यहाँ तक तो स्टेजेस हो जाएंगी, बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, लेकिन बेसिडियोस्पोर्स आगे अटैक करते हैं बारबेरी के ऊपर। अगर बारबेरी प्लांट वहाँ मौजूद नहीं होगा तो ये लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और नेक्स्ट सीजन में ये दोबारा से इस लाइफ साइकिल को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और ये डिज़ीज़ ख़त्म की जा सकती है इस तरीके से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।